नमस्कार। ऑनलाइन अपूर्व विज्ञान मेला 2020। आज अपूर्व विज्ञान मेला का चौथा दिन है, 22 जनवरी। आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हमको कौन से प्रयोग देखने के लिए मिलेंगे, ये हमको जानकारी लेनी है। कल हमने बहुत रोचक, कुछ मनोरंजक, कुछ कठिन, कुछ सरल प्रयोग देखे। जैसे हार्ट्स, लंग्स की हमने जानकारी प्राप्त की। उसी तरह कुछ क्लिष्ट जो प्रयोग थे, जैसे चलती गिरनी, जुड़ी गिरनी, उसको बहुत सहज और आसान तरीके से हम जान चुके हैं। आज भी आपको ये आप राह देख रहे होंगे कि कौन से प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम अपना अपूर्व विज्ञान मेला आज का दिन शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं हम आज के गणित के प्रयोग में हमारे लिए क्या दिया है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सेजल दीपक पांडे है। मैं शाला सरस्वती तिवारी हिंदी माध्यमिक मैं सरस्वती तिवारी हिंदी माध्यमिक शाला बजरिया मनप्पा नागपुर में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको 9th क्लास से संबंधित समुच्चय डी मॉर्गन लॉ के बारे में कुछ बता रही हूँ। ये दो वृत्त है जो एक दूसरे से प्रतिच्छेदित है। मतलब ये डी मॉर्गन लॉ वृत्त से संबंधित है। हाँ, ओके। इसे हम वेन आकृति कहते हैं। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी। समुच्चय ए में x, y, z, mn 5 घटक है और समुच्चय बी में p, q, r, mn 5 घटक है। और दोनों में 5-5 घटक है इसका अर्थ। और जब हम समुच्चय ए और समुच्चय बी को साथ में बोलते हैं, यानी समुच्चय ए संग समुच्चय बी, अच्छा, तो इसको ये सिंबल से दिखाया जाता है। ए समुच्चय बी इस प्रकार दिखाया जाता है। अच्छा। और समुच्चय ए संग बी में x, y, z, m, n, p, q, r कुल 8 घटक है। और समुच्चय ए समुच्चय बी में जो दोनों में समान है, हम उसे एक बार लिखते हैं, उसे कहते हैं समुच्चय ए प्रतिच्छेदन समुच्चय बी। समुच्चय ए प्रतिच्छेदन समुच्चय बी में m और n 2 घटक है। डी मॉर्गन लॉ के अनुसार n a धन n b ऋण n a प्रतिच्छेदन b। समुच्चय ए में 5 घटक है, समुच्चय बी में 5 घटक है। हम दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 10 और हम इनमें से ये 2 घटक माइनस कर देंगे तो आएगा 8। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2, ए संग बी, इसमें 8 घटक थे, ये है समीकरण 2। और समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार समुच्चय ए संग समुच्चय बी बराबर ए एन ए धन एन बी ऋण एन ए प्रतिच्छेदन बी। ये है डी मॉर्गन लॉ। धन्यवाद। तो अभी हमने 9वीं कक्षा का डी मॉर्गन लॉ समझा। इसके बाद देखते हैं गणित के लिए और कौन सा एक्टिविटी है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम वैष्णवी दीपक पांडे, मैं शाला सरस्वती तिवारी हिंदी माध्यमिक बजरिया नागपुर मनम्मा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको वृत्त के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये एक वृत्त है जिसका एक केंद्र है। प्रत्येक वृत्त में एक केंद्र होता है जिसका हमने नाम O दिया है। वृत्त की परिधि पर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे असंख्य बिंदुएं स्थित है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं एक बिंदु व केंद्र बिंदु को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। प्रत्येक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त की त्रिज्या समान होती है। यदि उदाहरण इस साइड की त्रिज्या 4 है तो इस साइड की त्रिज्या भी 4 होगी। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है। प्रत्येक वृत्त में असंख्य जीवाएं होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदु व केंद्र बिंदु को एक साथ मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास वृत्त को समान 2 भागों में बांटता है। केंद्र पे बनने वाला कोण 360 अंश का होता है।
किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु यदि वृत्त के परिधि पे हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं, अर्थात उन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें हम दर्शा सकते हैं, जिस तरह हम ये माप सकते हैं उसी तरह हम ये दो भी कोण माप सकते हैं। अर्धवृत्त चाप में बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। हम इसके जरिए ये माप के दिखा सकते हैं 90 अंश। वृत्त का चाप का माप व वृत्त के केंद्र पे बनने वाले कोण का माप समान होता है। वृत्त के केंद्र पे बनने वाला कोण वृत्त की परिधि पे बनने वाले कोण के दुगना होता है। वृत्त की परिधि पे बनने वाला कोण वृत्त के केंद्र पे बनने वाले कोण के आधा होता है। वृत्त के किसी कोण का शीर्ष बिंदु यदि केंद्र पे है तो उस कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, अपूर्व विज्ञान मेला 2020 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो इस मेले में जैसे कि आपको पता है, इस मेले का ब्यौरा आपको पता है कि रोज़ 20 से 25 हम प्रयोग अलग अलग छात्राएं और छात्र आप विज्ञान प्रेमियों के लिए ये लाते हैं और ऐसे ही 5 दिन में कम से कम 100 से भी अधिक प्रयोग यहाँ पे दिखाते हैं। इस उपकरणों से जो प्रयोग बनाए हैं, इस प्रयोग के इस अपूर्व विज्ञान मेले के प्रणेता है सुरेश बाबू जी अग्रवाल। वैसे देखा जाए तो वो विज्ञान के टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, फिर भी बड़ी से बड़ी संकल्पनाओं को आसानी से उपकरणों से बनाकर प्रयोग करके उसे आसानी से सीखना, ये उनकी रुचि है और इस रुचि की वजह से ही आज वो इतने बड़े अपूर्व विज्ञान मेले के प्रणेता बने। तो यहाँ पे इस मेले के वजह से छात्राओं को और छात्र को विज्ञान कैसे सीखना चाहिए तथा शिक्षकों को विज्ञान कैसे पढ़ाना चाहिए, इसकी दृष्टि देने का महत्वपूर्ण कार्य भी ये मेला करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेले का नाम अपूर्व विज्ञान मेला क्यों है, ये किस बात में अपूर्व है। तो ये ऐसा है कि इन प्रयोगों के लिए कोई उपकरण नहीं होते, आसानी से मिलने वाले चीज़ों का जुगाड़ कर कर ये सारे उपकरण बनाए जाते हैं, उससे प्रयोग बनाया जाता है और उस प्रयोगों से हमें बड़ी से बड़ी संकल्पनाओं को आसानी से समझने की छात्राओं के लिए और शिक्षकों के लिए, सभी के लिए ये एक मदद हो जाती है। इसीलिए उसे अपूर्व विज्ञान मेला कहा जाता है। ये कम से कम 20-25 साल की मेहनत है, जिसके वजह से आज ये अपूर्व मेला, अपूर्व विज्ञान मेला पूरे देश भर में सुपरिचित है और इसीलिए देश के हर हिस्सों से नामी गिरामी हस्तियों ने यहाँ पे उपस्थिति दी है। तो आज हम जानेंगे कि छात्र और छात्राएं जो उपकरण बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संकल्पनाओं को आसानी से जो समझ रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें इस बात का प्रशिक्षण जो है वो उनके शिक्षकों ने दिया है। तो आज हम जानेंगे कि उनके शिक्षकों को भी, यानी वो विद्यार्थियों ने क्या महसूस किया, उपकरण बनाकर प्रयोग करने के बाद उन्हें विज्ञान कैसे समझा, उसके बाद साथ साथ शिक्षकों ने भी विज्ञान कैसे समझाया और पढ़ाने में उनको क्या मदद हुई, क्या हेल्प हुई, ये सब हम जानेंगे उन्हीं के शिक्षकों के साथ। ये सभी शिक्षक नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में शिक्षक है, तो हम उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम जाते हैं, तो बताइए मैम। नमस्कार, मैं ज्योति मेडपिलवार नागपुर महानगर पालिका में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ और यहाँ पर जो अपूर्व विज्ञान मेला लगा है, ये हर साल लगने वाला मेला है और अपने आप में यह एक विशेष मेला है जो सारे देश भर में बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध है। इस अपूर्व विज्ञान मेला, यहाँ पर एक संस्था भी है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन नागपुर। यह संस्था जिसके सर्वे सर्वा है श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल, जिनकी एक हॉबी रही है, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है कि विज्ञान कैसा रोचक बनाया जाए, कैसा मज़ेदार बनाया जाए कि जो बच्चों को पसंद आए और इसमें उनकी रुचि बढ़े। इस हिसाब से उन्होंने सारे क्लिष्ट संकल्पनाओं को बड़े ही आसान तरीके से खिलौने जैसे मटेरियल जैसे उपकरण उन्होंने बनाए और पूरी प्रयोगशाला उन्होंने बदल डाली और जिसको मैदान में लाया। खुले मैदान में आकाश के नीचे प्रयोग किए जा सकते हैं, सरल उपकरणों का उपयोग करके आनंद लिया जा सकता है। इसका महत्व सारे दुनिया को, सारे देश को समझाया, जो सबने अपनाया भी है।
तो हम लोग यहाँ पर कैसे जुड़े? हम लोग महानगर पालिका के कुछ शिक्षक हैं जो हमारी टीम है, गत 20 वर्षों से हम यहाँ पर आते हैं। हर सैटरडे को हम लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ पाठ्य पुस्तक के जो हमारे कठिन संकल्पनाएं हैं उन पर चर्चा की जाती है, उसके सिंपल तरीके ढूंढे जाते हैं और उसको अपने क्लासरूम टीचिंग में अपनाया जाता है। करीब 20 साल पहले हमारे महानगर पालिका के जो शिक्षणाधिकारी थे विनायक जी चौधरी, उन्होंने हमें यह मौका दिया कि श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल के यहाँ उन्होंने हमें प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा कि विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। उस समय हमको पता नहीं था कि पाठ्य पुस्तक के बाहर जाकर, बुक के बाहर जाकर भी कुछ पढ़ाना होता है, लैब के बाहर जाकर भी कुछ पढ़ाना होता है, तब तक हमें यह पता नहीं था। पर जब हमने यह सब देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि आज तक हमने इतने सालों में जो हमारी एजुकेशन हासिल की, हमने कभी यह सोचा नहीं था और कभी सोचने का हमको लगा भी नहीं था कि इस प्रकार की कुछ हो सकता है। तो जैसे ही हमने देखा, हर एक के मन में ये इच्छा थी कि विज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने पढ़ा था, बुकिश नहीं चाहिए, ये तो इच्छा थी, पर कैसा होना चाहिए वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ आकर हमें अपने गुरु मिले। ऐसे गुरु मिलना एक सौभाग्यपूर्ण बात है जिन्होंने हमारी विज्ञान के प्रति सीखने की दृष्टि पूरी बदल डाली और हमने तब से इसी प्रकार से अपने क्लासरूम में पढ़ाने के सब जो मेथड्स है वो चेंज कर दिए। तो सबसे पहले तो बदलाव हमारे दृष्टि में आया कि किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। फिर हमने अपना पढ़ाने का तरीका बदला और उसके रिजल्ट्स हमें दिखने लगे, कुछ अपने आप में और कुछ अपने बच्चों में। आज हम लोग यहाँ पर आकर बहुत सारी कुछ नई बातें सीखते हैं, अभी भी सीख रहे हैं, और जिसके कारण ये अचीवमेंट हुआ कि हम महानगर पालिका के शिक्षक, हमारे मन में ही आत्मविश्वास नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं या सबका सामना या बराबरी में हम हो सकते हैं। पर आज यह हालत है कि हम लोग महाराष्ट्र राज्य के रिसोर्स पर्सन करके काम करते हैं और नेशनल लेवल पर भी हम लोग रिसोर्स पर्सन करके काम करते हैं। पाठ्य पुस्तक लिखने में भी हमारे कुछ शिक्षक वहाँ पर सदस्य समिति में चयनित हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव टीचरों में भी आए और उस प्रकार हमारे बच्चे भी बहुत अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान खुद बना रहे हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव था, बाकी लोगों का भी अनुभव कुछ इसी प्रकार से है, वो भी अपना मत यहाँ पर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं आप कि इस मेले के वजह से क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ भी क्या क्या बदलाव हुए, इतने सालों की इनकी मेहनत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1998 से ये अपूर्व मेला की शुरुआत हुई है, मगर पिछले लगभग 20 साल से नागपुर महानगर पालिका भी यहाँ से जुड़ी है और वो उनके छात्राओं के साथ साथ शिक्षक भी यहाँ पे भेज रही है और वही एक प्रकार से ये पूरा मेला संभाल रहे हैं। तो और जानेंगे हम कि और किसी शिक्षकों का एक योगदान इसमें क्या रहा और क्या आपको बदलाव समझे। मैं श्रीमती पुष्पलता रविंद्र गावंडे महानगर पालिका में वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में एक विज्ञान शिक्षिका के रूप में मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रशासन की ओर से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है शिक्षण विभाग से। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर अपूर्व विज्ञान मेला देखने के लिए विद्यार्थियों को ले जाने के लिए आई थी। तो मैं कुछ 2009 के पहले की बात करती हूँ। लगभग मुझे 20 साल हो गए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, लेकिन मैं यहाँ पे जब 2009 में आई तो यहाँ मुझे 12 साल हो गए। तो इसके पहले का अनुभव, जो पहले हम पढ़ाते थे, तो हमारा जो शिक्षण था वो कक्षा में जैसे लेबोरेटरी के उपकरण हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इस तरह से हम लोग करते थे और कुछ विद्यार्थियों से कॉपी में कृतियाँ कराते थे, कुछ बोर्ड पे करवाते थे। लेकिन जब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आने की, तो यहाँ हमने देखा कि ऐसे उपकरण जो इतनी सरल सामग्री से बनाए गए हैं और बड़ी बड़ी संकल्पना जो हैं वो कुछ ही देर में हम समझ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही आकर्षित किया। फिर उसके बाद में सब देखा, हम लोग गए, लेकिन बाद में प्रश्न भी आया कि क्या हम ये उपकरण बना सकेंगे, सामग्री तो मिल जाएगी, क्या हम इसमें सक्षम हो पाएंगे, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आए। फिर ये भी लगा कि हमारा अभ्यासक्रम पूरा होगा या नहीं, कुछ बड़े प्रयोग रहते थे, उसको करने का डर भी था। तो ये सब चीज़ें आई। लेकिन जब मैं यहाँ
इस 2009 में यहाँ ज्वाइन हुई, तो यहाँ पे जो अपूर्व विज्ञान मेला श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल इनके मार्गदर्शन में ये मेला होता है। और यहाँ पे एक टीचर्स की टीम है जो हर शनिवार को मिलते हैं। जो भी हमारी डिफ़िकल्टीज़ होती है सर उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और हमारी टीम का भी बहुत गाइडेंस हमें मिलता है। तो इसके कारण मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी वरिष्ठ विज्ञान शिक्षिका स्वज्योति मेटपिलवार ये मैडम है। मैंने इनसे एक बार रिक्वेस्ट किया कि मैडम क्या अपन इस प्रकार की कुछ शुरुआत कर सकते हैं कि अपने उपकरण बन जाए तो हमको कुछ स्कूल में मदद हो सकेगी। तो इस तरह से हमारी धीरे धीरे शुरुआत हुई। और जब हमने ये देखा कि इसको हमने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया तो हमने ये भी पाया कि कम समय में हम बड़ी बड़ी संकल्पना जो है अच्छे से समझा सकते हैं। और कुछ ऐसे संकल्पनाएँ होती हैं कि समय के अंदर भी जैसे हमारे पास टाइम बचता है तो हम रिवीजन है ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये बहुत ही उपयोगी लगा और हमको ये मार्गदर्शन मिलते रहा टीम का और सर का बहुत अच्छा गाइडेंस। तो इस कारण हमको यहाँ पे बहुत स्कूलों में भी वर्कशॉप के लिए मेटपिलवार मैडम के साथ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी किया। फिर ऐसे ही हमने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे रविनगर में भी हमको स्टेट रिसोर्स पर्सन के लिए और नेशनल और अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वहाँ पर भी जो टीचर्स का एक्सपीरियंस देखा तो जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं मिली, तो वो जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे मिला तो ये शायद हमको पहले मिलता तो हम और भी अच्छा करते। लेकिन जब मिला हमने तब से शुरुआत की और हमको इसके बहुत फ़ायदे मिले। और यही एक्सपीरियंस हमको मिला जब ट्रेनिंग टीचर्स की होती थी तो उनको भी बहुत आश्चर्य लगता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि टीचर्स लोग रिटायरमेंट के समय भी आते आते जब वो किट लेके करते थे तो वो चाहते थे कि जब तक पूरा ना हो तब तक वो बैठे रहते थे। माने इतनी एज के भी थे तब भी उनको इतना ये लगता था। यानी कुल मिला के ये सब करने से फ़ायदा ही है। और उसमें अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं सरल भाषा में, सरल उपकरणों के साथ में समझने में आसानी होती है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से अपने स्कूलों में, क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको गवर्नमेंट ने भी आगे अप्रूव किया था। तो हर ज़िले में, हर जगह में ये किट के थ्रू और उनसे भी मटेरियल बुलवा के ये कुछ उपकरण बनवाए गए हैं। तो उनका भी यही रिस्पॉन्स है। तो अंत में मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। फिर स्टेट लेवल में हम लोग वहाँ मुंबई भी गए थे, डोंबिवली में। उसके बाद में फिर ओपन स्कूल और जैसा कि अभी मैडम ने बताया टेक्स्ट बुक राइटिंग में, तो ऐसी सब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो ऐसा इसीलिए हो पाया है कि हमको सर का बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो थैंक यू, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में इस अपूर्व विज्ञान मेले का कितना बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ जो रुचि हमारे प्रणेता सुरेश बाबू अग्रवाल जी की थी वो आज सारे शिक्षकों की रुचि बन गई है। और साथ ही साथ वो नेशनल से लेके स्टेट लेवल तक जाकर ये दूसरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इतना अच्छा योगदान इस अपूर्व विज्ञान मेले का रहा है। हम जानते हैं अगली शिक्षिका से। नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा गुंडमवर इस अपूर्व विज्ञान मेला से गत 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं महानगर पालिका संजय नगर हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षिका करके कार्यरत हूँ। विज्ञान यह मेरा विषय नहीं है, मेरा एजुकेशन तो आर्ट्स में हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ से मैं जुड़ी हुई विज्ञान मेले में 20-22 साल से मैं आ रही हूँ। और इस कारण से मैं शाला में भी विज्ञान विषय ही पढ़ाती हूँ। तो मेरे टीचिंग में ये बदलाव आया है यहाँ आकर कि पहले हम जो पढ़ाते थे सिर्फ पाठ्य पुस्तक के सहारे से पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर जब हम आने लगे और ये एक्टिविटीज़ के सहारे ये एक्टिविटीज़ करते, उसके बाद में विज्ञान के जो प्रयोग करते, उसी का उपयोग मैंने अपने स्कूल में अपने टीचिंग में किया है। तो
तो बच्चों में ये बदलाव आया है कि बच्चे एक क्लास जो है वो जिंदा हो गई। अरे और जैसे बैक बेंचर्स है उनका कभी टीचिंग में हमारा ये अनुभव है कि बैक बेंचर्स जो बच्चा है वो अपने मस्ती में खोया रहता है, लेकिन जब हम एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाने लगे तो बैक बेंचर्स उसको सामने आने में रुचि है। और जो हम प्रयोग करते हैं उसका जुगाड़ जमाने में उसको बहुत रुचि है, वो घर से सामान लेके आता है और टीचर क्लास में कब आएगी इसका वो इंतज़ार करता है। अपनी छोटी छोटी प्रयोग की चीज़ें वो अपने जेब में रख के लाता है और हमको बुलाने आता है, टीचर चलिए ना हमने सामान लाया। तो हमारे बच्चों में भी ये बदलाव आया है और हमारी जो सोच थी प्रयोगशाला विज्ञान ये पूरी सोच ही हमारी बदल गई है और हमारे में काफ़ी बदलाव आया है। और इसी के कारण हम लोग 6 बार नेशनल टीचिंग कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किए और 3 बार हमारे सभी साथियों का 3 बार बेस्ट प्रोजेक्ट करके सिलेक्शन हुआ है। और इतना ही नहीं तो हमारे जो मार्गदर्शक है श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल, उनका निरंतर मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है और छोटी सी छोटी बातों में विज्ञान कैसे सीखना है ये वो हमें निरंतर बताते रहते हैं और इस तरह से हमारे टीचिंग में और खुद हम में भी इस कारण से बहुत बदलाव आया है। धन्यवाद। देखिए, शुक्रिया मैम। तो देखिए ये अपूर्व विज्ञान मेले का कितना बड़ा योगदान मैडम ने हमें बताया है कि जो हम हर बार बोलते हैं कि विज्ञान सीखने के लिए ना कि विज्ञान विषय होना ज़रूरी है, ना कि विज्ञान का विद्यार्थी होना ज़रूरी है, बस किसी घटना को आसानी से समझना ही विज्ञान होता है, उसका प्रश्न का उत्तर खोजना ही विज्ञान होता है। तो इन मैडम ने जैसे हमें बताया, इन शिक्षिका ने, कि ये आर्ट बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आज इस विज्ञान मेले से जुड़ी है और स्कूल में भी आप शायद विज्ञान ही सिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा योगदान है विज्ञान अपूर्व मेले का। हम जानते हैं दूसरे शिक्षिका से। हाँ। नमस्ते, मैं नीता गडेकर, विवेकानंद नगर हिंदी माध्यमिक शाला महानगर पालिका नागपुर की शिक्षिका हूँ। जैसा अभी आपने मैडम का समझा वैसा सेम बात मेरी थी। मैं तो एक्चुअली आर्ट टीचर यानी ड्राइंग टीचर करके अपॉइंट हुई थी महानगर पालिका में। कई 7-8 सालों तक मैंने ड्राइंग ही पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद ऑफिस की तरफ से, क्योंकि मेरा बीएससी था, ऑफिस को पता था, तो ऑफिस की तरफ से मुझे सर के वर्कशॉप में भेजा गया। बड़ा बोर ऐसे लगा, हाँ मैं ड्राइंग अच्छा पढ़ा रही थी, अब कहाँ जा रही हूँ, अब क्या होगा। और फिर धीरे धीरे मैं उस विज्ञान में रुचि लेने लगी, शायद मैं क्या बोलते लपेटती गई उसमें। और फिर मुझे उस विज्ञान का जो मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, उसके बाद 20-25 साल के बाद मैं उस विज्ञान के पढ़ाई में लगी और फिर मुझे ड्राइंग छोड़ ही दिया मैंने। और अब तो मैं करीब 15 सालों से विज्ञान ही पढ़ा रही हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने, ऑफिस ने ज़बरदस्ती उस वर्कशॉप को भेजा। मतलब मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बातें जो हमको पहले बहुत बुरी लगती है, तो बाद में बड़ी ही फायदेमंद होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी ऑफिस का जो भी सभी हमारे ऑफिसर्स हैं, खास तौर से हमारे जो महापौर है, सभी महापौर का हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए उन्होंने दिया है कि आप जाइए, हमें छुट्टियों की सुविधाएं दी जाती है, हमें समय दिया जाता है। और अभी जो हमारे महापौर है दयाशंकर जी तिवारी, इन्होंने इतना फ्रीडम दिया है कि आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये रही कि मैंने जो विज्ञान 20 साल पहले 25 साल पहले पढ़ा था, जो सिर्फ किताबी विज्ञान था, विज्ञान किस तरह पढ़ना चाहिए ये मैं श्रीमान जी अग्रवाल सर के साथ आने के बाद ही समझने लगी। खुद मैंने विज्ञान को सही तरीके से सीखा और अब बच्चों को सिखाने का प्रयास करती हूँ सर के तरीके से। जैसा हमने सुना अभी कि एक्टिविटीज़ के द्वारा हम पढ़ाते हैं, वैसे ही सर का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि विज्ञान को
विज्ञान की भाषा से, कठिन किताबी भाषा से नहीं, बच्चों की भाषा से अगर हम समझाते हैं वो ज़्यादा आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। मतलब एक्टिविटी, बड़ी बड़ी संकल्पनाएं इन एक्टिविटीज से जैसे समझ सकते हैं, सिर्फ एक्टिविटी नहीं, उसके साथ हमारी भाषा भी उतनी महत्वपूर्ण है कि किताबी भाषा छोड़कर हम आसान भाषा अगर यूज़ करते हैं तो हमें संकल्पना ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इस तरह से मैं इसमें क्या बोलते हैं उसे लपेटती गई और ये लपेटना भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें हम लोगों ने जो नेशनल लेवल पे पेपर प्रेजेंट किए थे उस समय हमें बहुत मतलब फ़क्र लगा कि हम विज्ञान मेला के साथ जुड़े हैं। और इस साल तो और अच्छा लग रहा है कि हमारा ये विज्ञान मेला पूरे नेशनल लेवल पे जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात लगती है कि सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये भी शिक्षिका ड्राइंग विषय पढ़ाते पढ़ाते आज विज्ञान की तरफ ऐसी मुड़ी है कि जो नेशनल लेवल तक आज इस विज्ञान अपूर्व मेला में जो एक्टिविटीज़ करके, जो प्रयोग करके वो वहाँ तक पहुँच पाई है। ये बहुत ही अच्छी बात और ये एक महत्वपूर्ण योगदान है अपूर्व विज्ञान मेला का, शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए और विद्यार्थियों के लिए। जानते हैं अगली शिक्षिका से, आप बताइए। नमस्कार, मैं वंदना श्याम चौहान संजय नगर हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैं भी विज्ञान शिक्षिका हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैं यहाँ 15-20 साल से आ रही हूँ। मुझे सबसे पहले लाया ज्योति मेडपिलवार मैडम ने। उन्होंने मुझे बताया कि तू आके देख तो क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ आके देखा तो ये दुनिया ही एक अलग है विज्ञान की। तो सबसे पहले जो एग्जीबिशन था, अपूर्व विज्ञान मेला था, उसमें ढोक सर मुझे मिले। तो ढोक सर के प्रयोग थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ये पता भी नहीं था कि गणित के भी कुछ प्रयोग होते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। मैंने विद्यार्थी जैसे उनसे सीखा, बार बार उनसे पूछा कि सर ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। और धीरे धीरे मुझे मेरे इसमें बदलाव आते चला और मैंने भी खुद के अभी प्रयोग बनाने शुरू किए हैं। और मुझे ये जो मिला है ये सब यहाँ ही मिला है। मुझे इसके पहले पता नहीं था ये सब ऐसा होता है, करना पड़ता है, ऐसे प्रयोग बनते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी। और स्पेशली अग्रवाल सर से मैं यानी वो तो हमारे गुरु है, उनके कारण ही हमें ये सब कुछ मिला है। उन्होंने मुझे एक एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कैसा होता है ये उन्होंने खुद ने बताया मुझे। और वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वो हमने सबमिट किया तो वो भी नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो गया था। कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाई, लेकिन वो उन्हीं के कारण सिलेक्ट हुआ। मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन यही प्लेटफॉर्म से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ और भी बढ़ना चाहती हूँ। और हमारे जो इसके पहले के जो थे गोपाल जी बोहरे शिक्षण सभापति थे, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मैडम आप लोग रियली बहुत, सब लोग, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ बता सकते हो, कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे अगर जीवन में लोग मिले बताने वाले तो रियली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। बहुत खूब। देखिए, ये भी मैम का वही एक योगदान रहा है, एक महत्वपूर्ण योगदान जैसे विज्ञान मेले ने लिया है, वही उनके मुद्दे और उनकी जो उनके एक्सपीरियंस है वो हम सुनने के बाद हमें भी वही लगता है कि आज कहीं ना कहीं अपूर्व विज्ञान मेला किस तरह से शिक्षकों के लिए, छात्राओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा अपना योगदान महत्वपूर्ण कर रहा है, हम जानते हैं दूसरी शिक्षक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा अढ़ाऊ है। मैं नागपुर महानगर पालिका में विज्ञान शिक्षिका हूँ। अब शुरुआत की जाए तो मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। अच्छा। फिजिक्स का मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे आज के बच्चे रहते हैं, मैं भी 8वीं 9वीं 10वीं तक फिजिक्स मेरे को बहुत हार्ड लगता था और कंसेप्ट क्लियर ही नहीं थे, क्योंकि वहीं बुकिश पढ़ाया जाता था।
और मैं शिक्षिका होने के बावजूद भी मैं भी वही कर रही थी, जाना किताब में पढ़ना, जो कुछ मेरे को जैसे समझ में आ रहा वैसा समझा देना, ना एक एक्टिविटी, ना एक प्रयोग, ना प्रयोगशाला। हाँ, प्रयोगशाला लेके जाती थी लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा। लेकिन अचानक एक किताब के ट्रांसलेशन के वक्त मेडपिलवार मैडम या और बाकी के साथियों के साथ जुड़ी, तब मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि कब मैं ये जो किताबें जिन्होंने ये निकाली उनसे मिलती हूँ। अरे वाह। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी के सर के साथ यहाँ जुड़ी। और मैं बोल रही हूँ ना कि जो था कि हवा क्या है, दाब क्या है, तापमान से ये होता है, इसका भी परिणाम होता है, ये कुछ भी नहीं समझता था। और यहाँ आके मेरे को फिजिक्स समझने लगा। और जब मेरे को साइंस 1 दिया गया, यानी फिजिक्स के चैप्टर दिए गए, तब मैं फिर कॉन्फिडेंस से पढ़ाने के लिए यानी पढ़ा सकती हूँ। अभी भी कुछ है जो नहीं जल्दी आता ध्यान में, लेकिन जब जब ऐसा होता है तो मतलब हम लोग सर का मार्गदर्शन लेते हैं। तो इसके लिए हमारे नागपुर महानगर पालिका के बहुत सारे लोगों ने भी हमको इनकरेज किया, जैसे हमारे शिक्षणाधिकारी माननीय प्रीति जी मिश्री कोटकर या पदाधिकारी जो है दिवे साहब वगैरह, उन्होंने भी हमको इनकरेज किया और हमको भेजते हैं। तो एक बदलाव आया क्लासरूम में, एक बदलाव आया एक बच्चों में। हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट लेके गए, बाल वैज्ञानिक उसमें पहला नंबर आया हमारा। तो हाँ, सर के कारण हमारे में और हम बदले, हमको ये मिला चांस, और हमारे कारण हमारे छात्र। और आगे भी ये सिलसिला शुरू रहेगा। हर सैटरडे हम आते हैं, वैसे ही आएंगे और हम यहाँ ये जगह नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। 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 तो देख सकते हैं आप कि सभी शिक्षिका और शिक्षकों ने हमारे उनके जो भी अपूर्व विज्ञान मेले के वजह से उनके जो भी एक्सपीरियंस थे वो यहाँ पे शेयर किए। इनमें से 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो शिक्षकों ने मुझे बताई, जो मुझे लगता है कि दोहरानी चाहिए, कि बैक बेंचर्स भी क्लास में मनोरंजन करके विज्ञान को सीख रहे थे। ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके साथ साथ इन उपकरणों की वजह से, इन प्रोजेक्ट के वजह से, इन एक्टिविटीज़ के वजह से विज्ञान की जो भाषा है वो अगर सरल भाषा में अगर हम किसी को भी बताएंगे तो उस विज्ञान में रुचि ज़रूर पैदा होगी। ये भी चीज़ इस अपूर्व विज्ञान मेला में उन शिक्षकों से हमने सुनी। तो अब हम जानते हैं उस शिक्षिका से जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए, उनके नाम ये हमें आपको बताएंगे। आज इस अपूर्व विज्ञान मेला में प्रशिक्षण देने वाले टीम का परिचय करवाने का मकसद यही था कि जिस प्रकार पीयर लर्निंग से बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसी प्रकार शिक्षकों की भी कुछ समस्याएं होती है तो वह पीयर लर्निंग से बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। तो इसी तरीके से यह ग्रुप बना और यहाँ का महत्व सबको ध्यान में आया कि यहाँ आने से क्या क्या लाभ हो रहा है। तो सभी ने 20 सालों से यहाँ निरंतर आना सभी का शुरू है। हर सैटरडे को हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और विज्ञान पर बातें की जाती है, विज्ञान की बातें होती है। अब मैं आपको हमारी टीम में से कुछ सदस्य आज यहाँ पर एब्सेंट है उनके नाम बताना चाहूँगी। उनमें से है श्रीमती दीप्ति बिष्ट मैडम। आज उनके जो बच्चे हैं हमारे महानगर पालिका के, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सैटेलाइट मेकिंग में सिलेक्ट हुए हैं और उनका प्रशिक्षण शुरू है। इस कारण दीप्ति बिष्ट मैडम आज नहीं आ सके। हमारे महानगर पालिका के बच्चे इंस्पायर अवार्ड में नेशनल लेवल तक भी पहुंचे हैं। तो ये सारी मेहनत इन शिक्षिकाओं की है, यहाँ पर आने के बाद उनमें आए बदलाव की है। उसी प्रकार हमारे इस टीम में जो सदस्य हैं उनका और नाम मैं लेना चाहूँगी। दिलीप ढोबड़े सर है, किरपाने सर है, श्री ढोक सर है जो हमारे सीनियर थे, जिनका मार्गदर्शन भी हमें बहुत सालों तक मिला। उसके बाद संगीता कुलकर्णी मैडम है जो कुछ तबीयत खराब होने की वजह से वो आज एब्सेंट है। उसी प्रकार एक मैडम जो रिटायर्ड हो गए, सुनीता झरबड़े मैडम है, वो मैथ्स का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ संभालती थी। उसी प्रकार छाया कौरासे मैडम है जो हमारे मैथ्स की टीम में
प्रशिक्षण देने का काम करती है। तो ये सारे टीम वर्क के कारण यह मेला बहुत सुचारू रूप से और बहुत आनंददायी बनता है। तो ये सारा टीम का ये परिचय इसीलिए दिया गया कि पीयर लर्निंग से एक साथ मिलके काम करने से एक बहुत बड़ा काम और नाम होता है। धन्यवाद। आइए अगले प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बेटा तो क्या दिखाना चाहता है, दिखाइए। देखिए, नमस्ते, मेरा नाम यश राजेश गुप्ता है। मेरे स्कूल का नाम दुर्गानगर माध्यमिक शाला मनपा नागपुर और मेरे प्रयोग का नाम है क्या एक ध्रुवीय चुंबक होते हैं। आइए इस उपकरण को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप एक मैग्नेट से सहायता से ये करने जा रहे हैं? अच्छा, दिखाइए। देखिए, यह एक मैग्नेट है, इसके दो ध्रुव है। एक ध्रुव को उत्तर ध्रुव कहते हैं और दूसरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अगर इस मैग्नेट को तोड़ा जाए तो क्या एक टुकड़े में उत्तर ध्रुव और दूसरे टुकड़े में दक्षिण ध्रुव, क्या ऐसा सही में रहेगा? नहीं, अब बताइए आप क्या हो सकता है। देखिए, महंगा मैग्नेट तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम पहले मैग्नेट को बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले एक छोटे से पतले से लोहे के तार की ज़रूरत पड़ेगी और इस तार पर हम 10-12 बार मैग्नेट को रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं क्या ये सही में चुंबक बना है। ये देखिए, ये बन गया हमारा चुंबक। अरे वाह, ये सच में चुंबक बन गया। अब इसको तोड़कर इसके ध्रुव की जांच कर लेते हैं। अब इसका एक ध्रुव बाजू में रखकर इसके दूसरे ध्रुव की जांच कर लेते हैं। देखिए, यह और यह ध्रुव समान है, मतलब यह ध्रुव उत्तर ध्रुव है तो यह भी उत्तर ध्रुव ही है। अब दूसरे ध्रुव की जांच कर लेते हैं। ये देखिए, यह भी इसका ध्रुव है, यह दक्षिण ध्रुव है और यह भी दक्षिण ध्रुव है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मैग्नेट को बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसका विरुद्ध ध्रुव भी दूसरा ध्रुव बन जाता है। वेरी गुड। धन्यवाद। तो जितने हम टुकड़े करेंगे उतने से हर इसमें से एक नया मैग्नेट तैयार होगा या ध्रुव तैयार होगा। बहुत अच्छे से बताया इसने। चलिए आगे जाएंगे। तो चलिए अगले प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। बेटा शुरू करिए, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पूजा रामनिवास बाटबरी है। मैं एनएमसी दुर्गानगर कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम ऑटोमेटिक साइफन है। पहले हम उपकरण को समझ लेते हैं। हाँ, ठीक है। यह कटा हुआ प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा है। हाँ। इसके ढक्कन में हमने छेद कर मुड़ी हुई नली लगाई है। ठीक। इसके अंदर हमने एक नली लगाई है, जुड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे बताइए। हाँ। अब हम इस बोतल में पानी भरेंगे। आपको देखना है ऑटोमेटिक साइफन कब शुरू होता है और कब बंद होता है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी भरेंगे। साइफल शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ है। अभी भी नहीं दिख रहा है कुछ। अभी हुआ क्या? नहीं हुआ। और डालिए पानी। हाँ, अब शुरू हो गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि पानी जो था वह हम मुड़ी हुई नली के ऊपर पहुंच गया था, इसलिए साइफन शुरू हुआ। हाँ। और कब तक जाएगा पानी? कब तक बाहर निकलेगा? जब तक यह स्थिर मुड़ी हुई नली के नीचे नहीं आता तब तक यह साइफन बंद नहीं होगा। ये देखिए, हाँ, स्थिर मुड़ी हुई नली के पानी नीचे आ गया, इसलिए साइफन बंद हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। अब हम इसी तरह एक दूसरा
प्रयोग भी देखेंगे। इस बोतल में भी हम पानी भरेंगे। आपको देखना है साइफन कब शुरू होता है और कब बंद होता है। ठीक है। अभी तो नहीं आया पानी। अब देखिए। हाँ हाँ, अब पानी बाहर दिख रहा है। हाँ, गुड, वेरी नाइस। यहाँ देखिए, जैसे ही पानी नली के नीचे आ गया वैसे ही साइफन बंद हो गया। थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरह से समझाया बेटा आपने, थैंक यू। तो चलिए और एक नया प्रयोग जिसका आनंद हमको लेना है। क्या है प्रयोग, आइए देखते हैं। मेरा नाम रुचिता सतीकोसरे है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे प्रयोग का नाम है कौन सी बोतल पहले खाली होगी। ये दो समान बोतलें हैं। हमने इसमें समान लेवल में पानी भरा है और बस फ़र्क इतना है कि एक में छोटी नली लगी है और एक में लंबी नली। आपको देखना है कि कौन सी बोतल पहले खाली होती है। आइए, छोटी वाली या फिर बड़ी वाली, आइए देखते हैं। तिथे दाखव वरती पर कौन सी खाली हो रही है। कौन सी बोतल पहले खाली हुई? हमने देखा कि लंबी नली वाली बोतल सबसे पहले खाली हुई। ऐसा क्यों हुआ, आप सोचिए। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा वाडेकर। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम एक पहेली। मेरा प्रयोग एक आसान पहेली है। आइए सोचने का मज़ा लेते हैं। यह एक बोतल है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब मैं आपको बहुत ही आसान सवाल पूछूंगी। ये बोतल का ऊपरी खाली हिस्सा है और ये नीचे पानी भरा हिस्सा। अब हम पानी भरे हिस्से को दबाएंगे और आपको बताना है ये वाटर लेवल बढ़ेगी, कम होगी या जैसी है वैसी ही रहेगी। आइए करके देखते हैं। क्या हुआ कि वाटर लेवल जैसी है वैसी है, बड़ी भी नहीं कम भी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, ज़रा सोचिए। अब हम ऊपरी खाली वाले हिस्से को दबाएंगे और आपको सोचना है, बताना है वाटर लेवल बढ़ेगी या जैसी है वैसी ही रहेगी। अरे वाटर लेवल तो कम हो गई, ज़रा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रयोग का नाम है कि छन्नी से पानी नहीं गिरता। ये एक पानी भरा गिलास है, जिसे हम उल्टा करेंगे तो इसमें से पानी गिर जाता है और ये छन्नी है। आपको जैसे पता है कि छन्नी में बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही इसमें भी बहुत से छोटे छोटे छेद हैं। अब हम ये पानी भरे गिलास को छन्नी पे उल्टा करके रखेंगे। आइए क्या होता है देखते हैं। हमने देखा कि इसमें से कुछ पानी बाहर निकला और अंदर दाब कम हुआ और पानी के कुछ छोटे छोटे अणु छेद में अटक कर उसकी सतह बन गई। इसी और बाहरी हवा अंदर कम दाब की ओर जाने की कोशिश करती है, इसलिए वह पानी को रोक के रखती है, इसलिए छन्नी से पानी नहीं गिरता। नमस्ते, मेरा नाम रोनाली घरपुरे। मैं दुर्गानगर शाला कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है टीटी स्प्रिनर एंड स्प्रिंकलर। ये एक बॉल है, इसमें हमने 3 छेद किए हैं। 2 छेद में हमने मुड़ी हुई रिफ़िल लगाई है और ये जो सीधी रिफ़िल है इसमें हम हवा फूकेंगे और देखेंगे क्या होता है। आइए करके देखते हैं क्या होता है।
हमने देखा कि बॉल एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रहा है। यह इसलिए हुआ, दोनों रिफिल से हवा निकलती है, जिस दिशा में निकलती है उसके विपरीत दिशा में बॉल ढकेलता है। दोनों रिफिल से हवा निकलने के कारण बॉल गोल गोल घूमता है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या गायकवाड़ है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है वैक्यूम लिफ्ट। यह एक प्लास्टिक बॉटल है। यह प्लास्टिक बॉटल का कटा हुआ निचला हिस्सा है और यह एक डब्बा है जो इस बॉटल में आराम से फंस जाता है। अब हम इस बॉटल में पानी भरेंगे। और उस पर यह डब्बा रखेंगे। अब पूरे उपकरण को उल्टा करेंगे और देखते हैं कि डब्बे का क्या होता है, क्या हो रहा है। अरे, ये डिब्बा तो लिफ्ट के जैसा ऊपर जा रहा है। ये इसलिए हुआ जब हमने उपकरण को उल्टा किया, तब बॉटल में से और डब्बे के गैप में से कुछ पानी बाहर निकल गया और बॉटल के भीतर वैक्यूम निर्माण हुआ। दाब कम हुआ, इसलिए बॉटल के अंदर की हवा बाहर जाने की कोशिश करती है, पर बीच रास्ते में डब्बा है इसलिए उसे ढकेलती बॉटल के भीतर प्रवेश करती है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सयान्द्री भूसारी। मैं कक्षा 9वीं दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है मिनी जनरेटर। यह एक मिनी जनरेटर है। यह बिजली का निर्माण करता है। इस उपकरण में हमने तांबे के तार के 400-500 फेरे एक खाली पेन के ऊपर लपेटे हैं और उसके सिरों पे एक LED बल्ब जोड़ा है और इस पेन के भीतर एक पावरफुल मैग्नेट डाला है। इस मैग्नेट को हिलाने से बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब इसमें बिजली का निर्माण होता है। ये कैसे हुआ, आइए इस क्रिया को समझते हैं। यह एक मैग्नेट हिलाने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उसका परिणाम तांबे के तार में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रैंडम घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में प्रवाहित होते हैं और इसी से बिजली का निर्माण होता है। ये भी उसका एक सेकंड पार्ट है। इसको ऐसे हिलाने से लाइट जलने लगता है। ये भी तांबे का कॉइल है और इस पे भी मैग्नेट है। इस मैग्नेट को घुमाने से लाइट जलने लगता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यानी उमेश डोंगरे है। मैं दुर्गानगर हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। यह एक रासायनिक क्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमने बहुत ही सरल सामग्री ली है। यह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यह एक स्टील का चम्मच है। यह तांबे की पट्टी है और यह 9 होल की बैटरी है। तांबे के पट्टी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और स्टील के चम्मच को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। आइए उपकरण को समझते हैं। तांबे के पट्टी को और स्टील के चम्मच को और स्टील के पट्टी को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएंगे। 2-3 मिनट में देखेंगे क्या होता है। देखिए क्या हुआ। तांबे की परत स्टील के चम्मच पर चढ़ी हुई है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से एक मेटल का कोटिंग दूसरे मेटल पर होता है। जिस मेटल का कोटिंग हमें करना होता है उस मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। कल हमने हार्ट और लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा था। आइए उसी श्रृंखला में आगे जाते हुए आज हम और एक मैमेलियन ऑर्गन देखने जा रहे हैं। मेरी विद्यार्थिनी फायज़ा आपको इसके बारे में बताने जा रही है। मेरा नाम फायज़ा शेख है। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल की विद्यार्थिनी हूँ। ये एक मैमेलियन किडनी है। इसका आकार बीन शेप जैसा है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है। किडनी हमारे शरीर से मूत्र अलग करने का काम करती है। सारे शरीर से मूत्र और पानी रीनल आर्टरी में लाया जाता है। यह रीनल आर्टरी दोनों किडनी में जाकर वहाँ से अनेक शाखाएं फूटती है। ये शाखाएं ग्लोमेरुलस में जाकर नेफ्रॉन नामक फिल्ट्रेशन यूनिट में जाती है। वहाँ से यूरिन अलग होकर मूत्राशय में जमा होता है और यूरिन और ब्लड रीनल वेन से होते हुए हार्ट की ओर जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर जानना हो आपको तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये बीन शेप है और यहाँ ये जो छेद है यहाँ से रीनल नाम की आर्टरी जिसमें ब्लड और यूरिन एक साथ रहता है और ये ब्लड और यूरिन यहाँ से अंदर जाके यहाँ जो बहुत सारे पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे उसमें जाता है। इसमें ग्लोमेरुलस नाम का एक ऑर्गन रहता है जिसमें पूरा ब्लड वेसल का गुच्छा जाएगा अंदर और बाद में वहाँ से फिल्टर होगा। ये ग्लोमेरुलस के अंदर नेफ्रॉन नामक छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट रहते हैं। नेफ्रॉन हम कहें तो सादी भाषा में एक जादुई छन्नी है क्योंकि हर रोज नेफ्रॉन करीब 400 बार ब्लड और यूरिन को अलग करता है और इस 400 बार अलग करने के बाद कम से कम 1.9 to 2 लीटर या 2 लीटर करीब यूरिन मूत्राशय में जमा होती है। तो देखा जाए तो ये जादुई छन्नी है। अब राइट किडनी जो रहती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे रहती है और अब हमको ये देखना है कि फिर से हमारे हेल्थ पे आते हैं हम कि अगर हमको किडनी बिल्कुल हेल्दी रखना है तो क्या करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो आजकल किडनी के रोग बढ़ गए हैं। फिर किडनी डोनेट करनी पड़ती है या डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस के कारण करीब हमको 5 से 6 हज़ार रुपये रोज़ देना पड़ता है यंत्र के द्वारा यूरिन और ब्लड अलग करने के लिए। तो ये काम तो हमारी किडनी कर रही है, इसलिए उसको हमको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, फिर से खान पान की हमारी आदतें अच्छी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 5 से 6 लीटर पानी रोज़ अगर हम पिए और हमको अच्छी आदतें रहें तो हमारी किडनी बिल्कुल अच्छी रह सकती है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मैं धीरज गुप्ता वाल्मीकि नगर हिंदी हाई स्कूल 9वीं का छात्र। जो बच्चे फॉर्मूला याद नहीं कर पाते उसी पर मैंने एक फॉर्मूले का यह एक प्रयोग बनाया हूँ जिसका एक फॉर्मूला है a+b²। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर लिया हूँ जिसका वन साइड a है, स्क्वायर है, एक साइड है जिसकी एक साइड a है तो इसकी ऑल साइड्स h होंगी। और मैंने एक रेक्टेंगल लिया हूँ जिसका एक भाग a है दूसरा भाग b है, लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ। उसी प्रकार एक और मैंने लिया हूँ, एक साइड a है दूसरी साइड b है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक मैंने छोटा स्क्वायर लिया हूँ जिसकी एक साइड b है तो अपोजिट साइड ऑल साइड्स b होंगी। ये देखिए अब आपको यह क्या दिख रहा है, यह एक स्क्वायर बन गया जिसकी एक साइड a+b है तो अपोजिट साइड्स भी ऑल साइड्स a+b होंगी क्योंकि यह एक स्क्वायर है। ये देखिए इसकी एक साइड a+b है तो इसका एक फॉर्मूला बन चुका है a+b²। यह एक क्वेश्चन बन चुका। ये देखिए a² + 2ab + b²। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है तरन्नुम खान। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल की छात्रा हूँ। आइए हम आज केमिस्ट्री के एक प्रयोग के बारे में जानते हैं। यहाँ मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। इसके अंदर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि खीले का रंग है सिल्वर। अब मैं इसके अंदर ये खीला डाल रही हूँ। देखिए खीले का रंग ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं। दिखाओ। खीले का रंग ब्राउन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे ने कॉपर को हटाया यानी कि विस्थापित किया। देख सकते हैं डिफरेंट दोनों में। अलग अलग करके दिखाओ। कौन सा ये है और कौन सा पानी अभी जो डाले थे सब? ये वो है, ब्लैक हो गया। सिल्वर था पहले, इसमें डालने के बाद कॉपर सल्फेट में डालने के बाद ये ब्राउन हो गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू। क्या है? मेरा नाम सिताश्री पाल है। मैं दत्तात्रेय नगर माध्यमिक शाला से हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट में पानी लिया है। अब मैं इस पानी के ऊपर पाउडर छिड़कूंगी। अब मैं इस पाउडर के ऊपर माचिस की एक तिल्ली साबुन के पानी में भिगोकर इसके ऊपर रखी है। देखिए पानी की सतह टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जब साबुन के पानी में भिगी हुई तिल्ली उसके ऊपर रखी तो पानी की सतह टूट गई। मैंने पाउडर इसके अंदर इसलिए इस वजह से डाला था क्योंकि हमें पानी की सतह दिखनी चाहिए टूटते हुए, इस वजह से। और साबुन पानी की सतह को कमज़ोर बना देता है, जिस वजह से पाउडर खींचा जाता है और प्लेट के चारों ओर एक श्वसन बल तैयार होता है। मेरा नाम शाहिद अहमद है और मैं दत्तात्रेय नगर स्कूल में पढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी के फेरे में अलग अलग लंबाई के धागे में नट लटके हुए दिख रहे हैं। अब मैं एक नट को बल देते हुए हिला रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि उसी लंबाई के धागे से जुड़ा नट जोर से हिल रहा है। ये इसलिए हिल रहा है कि हिलते हुए नट से ऊर्जा उतने ही लंबाई के रहने वाले धागे में गई, इसलिए वही हिला। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम खुशाल राजेश लांजार है। मेरे स्कूल का नाम दत्तात्रेय नगर माध्यमिक शाला है। मेरे प्रयोग का नाम पंछियों के लिए पानी का जुगाड़ है। यह आप देख रहे हैं मेरे पास एक बोतल है और उसके तले के पास एक छेद है और एक ट्रे में मैंने इस छेद के लेवल का पानी लिया है। ये प्रयोग मैंने पंछियों को पानी पीने के लिए बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों में पंछियों को पानी पीने के लिए कुछ भी स्थान पे पानी मिलता नहीं है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस बोतल में ये तले के पास छेद करके और ट्रे में छेद के इतना बोतल पानी डाल के वो आप टेरेस पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि पंछियों को पानी पीने के लिए मिलेगा। ये प्रयोग मेरा ऐसा ही है। ये आप समझ लीजिए कि ये पक्षी है। अभी ये सीरीज से मैं पानी खींचूँगा ट्रे में से। आप देख रहे हैं पानी, ट्रे का पानी छेद से बाहर निकला और जब हवा गई छेद से अंदर तो हवा ने पानी को पुश किया, तो जितना पानी आपने ट्रे से निकाले उतना छेद के लेवल में आ गया। प्लीज़ आप ये प्रयोग नहीं किया, पंछियों को पानी पीने के लिए बनाएंगे। थैंक्स। मित्रों, आज अपूर्व विज्ञान मेला का चौथा दिन है। मैं आपको आज कुछ और प्रयोग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी मुझे कहा गया कि ये एक प्रयोग बच्चे ठीक से नहीं बता पाए थे, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। अब ये देखिए,
एक मछली का चित्र है और ये एक जिप लॉक बैग में बंद है। आप देख सक रहे हैं इसको अच्छे से। अब मैं इसे पानी में डुबाऊंगा। इसे मैं अब पानी में डुबा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पानी में डूबती जाती है, पानी में डूबा हुआ पोर्शन गायब हो जाता है। फिर से देख लेंगे एक बार। अब क्यों गायब होती है, ये हटाओ एक मिनट, और इसके लिए मग में पानी। क्यों गायब होती है इसका एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यही प्रयोग मैं वो हाँ, इस प्रयोग को इस तरीके से भी कर सकते हैं। बॉटल में ये रानी का चित्र बंद है। अब मैं डुबाता हूँ, ये चित्र गायब हो गया गायब। फिर से करेंगे एक दफ़ा, देखेंगे ये चित्र गायब हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं फिर से एक दफ़ा, अब ये देखिए एक न्यूज़पेपर का रंगीन वाला पोर्शन मैंने इसमें रखा हूँ। अब आप देखेंगे कि जितना पोर्शन पानी में डूबता जा रहा है वो गायब होता जा रहा होगा। लेकिन अब हम इस कागज़ को गीला कर देते हैं, फिर ग्लास में रखते हैं। और अब अगर मैं डुबाऊंगा तो अब वो गायब नहीं हो रहा होगा। गायब हुआ नहीं ना। तो दरअसल मैंने ये कागज़ के और ग्लास के बीच की हवा निकाल दी है चिपका के। तो जब हवा रही तो वो गायब होता है और हवा नहीं रही तो वो दिखता है। अब इतने कम समय में इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर कभी मौका मिला तो विस्तार से बात करेंगे। अब 2-3 छोटे छोटे प्रयोग हम लोग उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट, इसके करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 2 छोटी छोटी बोतलें हैं। दोनों का भार लगभग समान है, मगर दोनों का आयतन और वॉल्यूम ये अलग अलग है। ये कम है आयतन और ये आयतन ज़्यादा है, भार समान है। ये क्लासरूम टीचिंग के लिए, कक्षा में पढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। बिल्कुल आसान है कि अभी 2 दिन पहले जो हम लोगों की बात हुई थी कि अपथ्रस्ट यानी पानी जो नीचे से ऊपर ढकेलता है, उस बल को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। अब ये समान भार मगर अलग आयतन, ये 2 बोतलों को मैं पानी में डुबा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कम आयतन वाली बोतल ज़्यादा डूबी और ज़्यादा आयतन वाली कम डूबी। इसका यही अर्थ है कि जितना आयतन ज़्यादा उतना अपथ्रस्ट ज़्यादा।
जितना आयतन कम उतना अपथ्रस्ट कम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अलग मुद्दों पे आते हैं। एक मिनट ये हटा दो, अब ये दोगा। फिर ये 2 ग्लास में पानी है, दोनों बोतलें समान आयतन समान भार, सिर्फ अंतर है पानी में। ये सादा पानी है और ये जो जिस पे एक दाग लगा है, डॉट लगा है, ये नमक घुला पानी है। तो अब ये दोनों में हम इनको डालेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ अपथ्रस्ट ज़्यादा है, यहाँ अपथ्रस्ट कम है। मतलब सादा पानी कम बल लगा रहा है और नमक का पानी ज़्यादा बल लगा रहा है। इसको हम नियमबद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जितना द्रव का घनत्व ज़्यादा रहेगा, उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट उतना ज़्यादा रहता है। अब ये इसमें से एक में नमक का पानी ले लेना। आपने लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर ये सब शब्द सुने होंगे। ये भी बस एक में नमक का स्ट्रॉन्ग ले लेना, एक में सादा। हाँ, तो ये एक हमारा अपना बनाया हुआ हाइड्रोमीटर है। ये कोई रिफिल्स आप ढूंढेंगे और ऐसी रिफिल ढूंढ लेना है जो पानी में सीधी तैरे। जहाँ पानी की सतह है ऊपर, वहाँ मार्क लगा लेंगे। अब इस रिफिल को हम नमक के पानी में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है, मार्क ऊपर है, ये कम डूबी है। मतलब जितना घनत्व ज़्यादा उतना अपथ्रस्ट ज़्यादा, घनत्व कम अपथ्रस्ट कम। सादे पानी में डाल ली फिर से। ये देखिए सादे पानी में फिर से, और अब नमक के पानी में। कुछ नहीं, बस आपको एक उचित रिफिल ढूंढना है जो इसमें भी खड़ी रहे, इसमें भी खड़ी रहे। आप अब इस रिफिल से घनत्व नाप तो नहीं सकेंगे मगर तुलना ज़रूर कर सकेंगे। जैसे ये नमक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग घोल है, थोड़ा सा दोनों के बीच का बनाइएगा तो आप देखेंगे कि ये भी उसी तरह से इससे अधिक और इससे कम तैरती है उसमें। तो ये हो गया हमारा एक घरेलू हाइड्रोमीटर। ये भी क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। इस ढंग से भी बना सकते हैं आप। एक स्ट्रॉ है, उसमें नीचे पिंस लगा दी गई है पानी में, और नमक के पानी में। इसमें ज़्यादा डूबी है, इसमें उस तुलना में ऊपर है। और एक छोटा सा प्रयोग कर लेंगे। नहीं, वो नमक का पानी सादा है। सादा कौन सा है? अब ये आलू है, सादे पानी में डालते हैं, डूब जाता है। इसको निकालने का करो। ठीक है, ये पानी फेंक देता हूँ मैं। और वही आलू नमक के पानी में तैरता है। मित्रों, यहाँ एक बात ख्याल रखेंगे कि अधिकांश जैविक पदार्थों में अधिकांश हिस्सा पानी का रहता है।
60, 70, 80, 90% तक रहता है। इसलिए जैविक पदार्थों का घनत्व मोटा मोटी पानी के बराबर रहता है, नहीं थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ये आलू का थोड़ा ज़्यादा था इसलिए सादे पानी में डूबता था, ज़्यादा घनत्व वाला नमक का घोल लिए तो इसमें वो तैर रहा है। चलिए अब ये नमक का और सादा पानी आ गए हैं तो फिर हम एक छोटी सी मैं पहेली आपके सामने रख रहा हूँ और उसके साथ कैमरे से कर लो भी एडजस्ट उसको। और वो एक गिलास में आधा पानी, एक में पूरा पानी, ठीक है, ये पहले कर लेते हैं। हाँ, अब इन दोनों को रिफिल को मुंह में एक साथ पकड़कर मैं बोलूँगा तब फूंकना। हाँ, कैमरे के हिसाब से हो गया एडजस्ट। हाँ, दोनों को डूबा। हाँ, मैं बोलूँगा तब। ये दोनों में नमक का पानी, सादा पानी, दोनों में रिफिल लगभग समान स्तर तक डूबी हुई है। दोनों जो थोड़ा और झुका, हाँ, दोनों में एक साथ फूंकेंगे। बहुत धीमे से फूंकना है, हौले से फूंकना है, जोर से नहीं। तो इसमें क्या दोनों रिफिल में से बुलबुले निकलेंगे या एक में से, और अगर एक में से तो किस में से? चलिए इसको करके देखते हैं। धीरे। आप देख पा रहे हैं कि सादे पानी में से बुलबुले निकल रहे हैं। तो आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। अब थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। क्यों, ये गिलास चलेगा ना? ये इसमें सादा पानी आधा गिलास, ये नमक का है, इसमें डाल के रख दो। सादा पानी आधा गिलास। हाँ, अब उसी प्रयोग का ये दूसरा वर्षन है। दोनों में सादा पानी है, नॉर्मल पानी, एक में आधा है, एक में पूरा है। अब फिर वही प्रक्रिया, सोचिए बुलबुले किस में से निकलेंगे और क्यों। आधे भरे ग्लास में से बुलबुले निकल रहे हैं, पूरे में से नहीं निकल रहे हैं। आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों, आज चौथे दिन का यहाँ समाप्त करते हैं। प्रयोग तो बहुत है, देखिए कल कोशिश करते हैं कि और प्रयोग हम लोग और प्रयोगों के साथ मिल सकें। और अगर आप और प्रयोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों का एक YouTube चैनल भी है, साइंस विद सुरेश अग्रवाल। उसमें काफ़ी प्रयोग डाले हुए हैं, अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग नियमित रूप से उसमें प्रयोग, नए नए प्रयोग डालते रहते हैं। तो मित्रों, आज चौथे दिन हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।